हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी हिंदी क्लास में। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ्य पुस्तक 7 का अध्याय 11, जो एक कहानी है जिसका शीर्षक है सम्मान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्ययन से पूर्व, जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं और ये चित्र हैं भारत के महापुरुषों के। आइए इनके नाम जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपरोक्त चित्र में दिए गए महापुरुषों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन चारों महापुरुषों के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं वो सारी जानकारी आपको एकत्रित करनी है। ये सब के सब हमारे भारत को स्वतंत्र कराने में इन सब का बहुत ही योगदान रहा है। तो आपको इसी तरह की जानकारी एकत्रित करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहानी का मूल तत्व। प्रस्तुत पाठ में ये बताया गया है कि हमें सदैव सकारात्मक विचार की भावना रखते हुए विकास की ओर प्रगति करना चाहिए। यानी कि अब हम जो कहानी पढ़ेंगे उसमें ये बताया गया है कि हमें हमेशा सकारात्मक भाव रखना चाहिए, जिससे कि हम आगे प्रगति कर सकें। चलिए पढ़ते हैं कहानी को। तान्या गरीब परिवार में पैदा हुई थी। अक्सर वह मन ही मन सोचती, क्या गरीब होना सचमुच अभिशाप है? क्या एक गरीब परिवार का बच्चा और बच्ची होनहार छात्र या छात्रा नहीं बन सकते? गरीबी का संबंध शरीर से तो हो सकता है, बुद्धि से तो नहीं। फिर इतिहास में ना जाने कितने महापुरुषों के उदाहरण हैं जो गरीबी झेलकर महान बने। सुमन का क्या है, उसके पिता तो धनवान हैं। उसे अपने माता पिता, कोठी कार, नौकर चाकर व पैसे का घमंड हो सकता है, किंतु ईश्वर तो सब कुछ देखता है। उसके कहने से मुझे निराश नहीं होना चाहिए, इसे चुनौती मानना चाहिए और अपनी सफलता को साकार करके दिखाना चाहिए। वो मन ही मन प्रश्न करती और स्वयं ही उसका हल ढूंढ लेती। इस तरह से तान्या एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। जैसा कि हम इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक लड़की है जो है तान्या। वो मन ही मन ऐसा सोचती थी, क्या गरीब होना अभिशाप है? क्या गरीब बच्चे होनहार नहीं हो सकते? क्या सिर्फ अमीर बच्चे ही आगे बढ़ सकते हैं? या फिर वो ऐसी भी भावनाएं लाती थी मन में कि इतिहास में इतने सारे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने गरीबी से लड़कर भी अपने जीवन की चुनौतियों से हार नहीं माना और आगे बढ़े हैं। और इसी तरीके के सकारात्मक भाव उसके दिमाग में आते थे, उसके मन में आते थे। वो खुद से ही सवाल पूछती और खुद ही उनका जवाब देती, और इसी तरीके से वो एक सकारात्मक विचारों वाली छात्रा थी। तान्या एक गरीब किसान की पुत्री है जिनका देहांत हो चुका है, जो अब गांव के एक पुराने से घर में माँ के साथ रहती है। तान्या की माँ गरीब जरूर है, किंतु विचारों की धनी है। वो तान्या को खूब पढ़ाना चाहती है। वो उसे पढ़ा लिखा कर उसके पिता का नाम ऊंचा करना चाहती है। इसलिए वो हमेशा तान्या को साहसपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियां एवं वीरों की गाथाएं सुनाती हैं। कभी कभी तो तान्या कहानी सुनते सुनते इतनी रोमांचित हो उठती है कि उसी पात्र का अभिनय करने लगती है। यानी जो तान्या की माँ है वो भी बहुत ही ज्ञान की धनी है। वो अपनी बेटी को हमेशा ऐसे महापुरुषों की कहानियां सुनाती है जिन्होंने अपनी जिंदगी की गरीबी और चुनौतियों से हार नहीं माना और आगे बढ़े, और वो चाहती है कि तान्या आगे बढ़कर उनका नाम रोशन करे। तान्या का विद्यालय गांव से दूर एक कस्बे में है। तान्या गांव से विद्यालय तक का सफर पैदल ही तय किया करती। तान्या उम्र में तो बहुत छोटी है, परंतु अक्ल के मामले में वो बड़े बड़ों के कान काट लेती है। तान्या व्यक्तिगत गुणों के आधार पर कक्षा के अन्य बच्चों से विशिष्ट थी। यानी तान्या उम्र में तो बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धि बहुत तेज थी, जिसकी वजह से वो लोगों के कान खा लेती थी। यानी कि लोगों से अक्सर सवाल पूछना, अक्सर नई चीजों के बारे में जानना, इस तरीके के विचार तान्या के थे। जब फसल पकती थी तो तान्या नए अनाज की विभिन्न प्रकार की चीजें बना कर लाती। तान्या का स्वभाव न केवल साधारण था, अपितु वो पढ़ाई में भी सबसे अव्वल रहती थी।
वो विद्यालय की समस्त गतिविधियों में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी तथा हमेशा प्रथम आती थी। सभी लड़कियों को आश्चर्य होता था कि एक पैदल चलने वाली लड़की कैसे सब कार्यों में उनसे आगे निकल जाती है। संयोग से इस बार तान्या को प्रदेश स्तर पर होने वाली वार्षिक समारोह के लिए चुना गया। समारोह की अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल को करनी है, इसलिए विद्यालय को महीनों पहले ही सजाना शुरू कर दिया गया। समारोह में मात्र 4 दिन शेष रह गए। तान्या ने समारोह में चलने के लिए अपनी माँ को भी तैयार कर लिया था। तान्या जो है स्कूल में होने वाली सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी, सब में भाग लेती थी और सब यही सोचते थी कि ये गरीब पैदल चलने वाली लड़की इतनी ज्यादा टैलेंटेड कैसे है कि वो हर चीज कर लेती है। अगर कोई भी फसल होती, नई फसल बनती तो वो उसका भी कुछ ना कुछ भोजन बना के स्कूल में ले जाती थी। एक दिन की बात है जब तान्या चारा लाने के लिए खेतों पर गई हुई और उसकी माँ घर में खाना बना रही थी। जैसे ही वो चारा लेकर वापस आई तो अपने दरवाजे पर खड़ी हुई लोगों को देखकर चकित हो गई। गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग दरवाजे पर खड़े थे। उनके सामने माँ भी खड़ी थी। वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। यानी कि एक दिन जब तान्या खेतों में चारा लेके जा रखी थी तो उसकी माँ घर पे खाना बना रही थी। ये अचानक उन्होंने देखा कि उनके घर के दरवाजे के बाहर काफी बड़े लोग आके खड़े हो रखे हैं, काफी प्रतिष्ठित लोग खड़े हैं। तो तान्या की माँ भी जाके देखने लग गई। तान्या ने नम्रता पूर्वक सभी को प्रणाम किया। उसका चेहरा पसीने से सराबोर हो रहा था। इससे पहले कि तान्या की माँ उनके बारे में उसे कुछ बताती, उनमें से एक आदमी बोला, बेटी, मैं इस जिले का डीएम हूँ। हमें तुम्हारे जैसी होनहार छात्रा पर गर्व है। तुमने कला, संगीत व पढ़ाई में पूरे प्रदेश में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तुमने अपने परिवार, अपने गांव तथा अपने विद्यालय का ही नहीं बल्कि अपने पूरे प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। परसों प्रदेश के राज्यपाल तुम्हारे व तुम्हारी पूज्य माता जी का सम्मान करेंगे। ये लो आमंत्रण पत्र। तान्या जब घर आई तो उसने देखा कि उसके घर पे कुछ प्रतिष्ठित लोग खड़े हैं और वे उस जिले के डीएम हैं। उस जिले के डीएम तान्या के घर आए और उसे आमंत्रण पत्र देने आए थे, क्योंकि तान्या ने पढ़ाई में, कला में और संगीत में सबसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है और अपने विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया है। तान्या को आमंत्रण पत्र देकर उन सभी ने उसको शाबाशी दी। उसने सभी को प्रणाम किया। इस दृश्य को देखकर माँ की आंख भर आई। जब तान्या को आमंत्रण पत्र मिला तो सभी बहुत खुश हुए और ये देखकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तान्या को बाहों में भर लिया। अंततः ऐसा दिन आ ही गया जिसका सभी को इंतजार था। राज्यपाल ने तान्या को पुरस्कार देते हुए कहा, मैं तान्या जैसी मेहनती व होनहार छात्रा को देखकर गर्व महसूस कर रहा हूँ। देश के सभी छात्र छात्राओं को तान्या के जीवन से सबक लेना चाहिए। इससे बड़ा सम्मान इसकी माँ को दिया जाता है, जिन्होंने इसके अंतर मन में अपनी प्रेरणा का दिया जलाए रखा। फिर तालियों की गड़गड़ाहट से आसपास का वातावरण गूंज उठा। यानी कि जिस समारोह में तान्या को आमंत्रित किया गया था, वहां पे राज्यपाल ने तान्या को पुरस्कार दिया और उसकी प्रशंसा की। और ये सब कुछ देखकर तान्या की माँ की आंखों में आंसू भी आए और उन सब ने मिलके तान्या को बाहों में भर लिया, क्योंकि आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। और तान्या की माँ को भी सम्मान दिया गया, जिन्होंने गरीबी और इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद तान्या को अच्छे और सकारात्मक विचार दिए, जिससे वह काबिल इंसान बन पाए और आगे बढ़ पाए। चलिए बच्चों, जो कविता हमने की है अब उसके करते हैं कुछ शब्दार्थ। जैसे कि दीवाना यानी पागल, मस्त, अपनी धुन में खोया रहने वाला। स्वच्छंद आजाद, स्वतंत्र। हस्ती यानी हैसियत। आबाद यानी कभी नष्ट ना हो।
उल्लास, खुशी, हर्ष, उमंग। स्वयं यानी खुद, छक्कर यानी मन भरना, तृप्त होना। चलिए बढ़ते हैं आगे। उच्चारण करें, यानी इन शब्दों का हम सही उच्चारण सीखेंगे। मस्ती, आलम, भिकमंगों, स्वच्छंद, असफलता, स्वयं, बंधन, पराया। चलिए अब करते हैं हम अभ्यास कार्य। जरा बताइए, यानी स्पीकिंग स्किल्स। इस प्रश्न में हमें बोल के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, स्वच्छंदता किसे कहा जाता है? तो बच्चों, स्वच्छंदता आजादी से जीने को कहा जाता है। ख, अभावों में खुश रहने वाले को क्या कहते हैं? तो बच्चों, अभावों में खुश रहने वाले को दीवाना कहते हैं। ग, सुख दुख के घूंट को कवि कैसे पी रहा है? तो दोस्तों, सुख दुख के घूंट को कवि छक कर पी रहा है। घ, कवि के द्वारा दुनिया को किस प्रकार प्रदर्शित किया गया है? कवि के द्वारा दुनिया को बंधन मुक्त प्रदर्शित किया गया है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। जरा लिखिए, यानी राइटिंग स्किल्स, यानी हमें इन प्रश्नों का लिखकर उत्तर देना है। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, कवि ने दीवाना शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो कवि ने दीवाना शब्द का प्रयोग उनके लिए किया है जो सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति सोचते हैं, उसी की धुन में रहते हैं और किसी भी तरह का कोई दूसरा काम वो नहीं करते। वो मस्त रहते हैं और अपने ही लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो यानी लक्ष्य के लिए पागल रहने वाले लोग या लक्ष्य के धुन में ही रहने वाले लोगों को दीवाना कहा गया है। ख, ज्ञान को वितरित करने के लिए कवि क्यों प्रेरित कर रहा है? ज्ञान को वितरित करने का अर्थ होता है ज्ञान को बांटना। यानी बच्चों, हमें हमेशा दूसरों को ज्ञान बांटना भी चाहिए और दूसरों से ज्ञान लेना भी चाहिए, जिससे हमारी सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है और हम अपने आप को अनचाहे बंधनों से मुक्त कर सकते हैं। इसीलिए कवि ज्ञान को वितरित करने की बात कर रहा है। ग, किस प्रकार के प्रेम को लुटाने की बात कवि के द्वारा की गई है? कवि के द्वारा छक कर प्रेम लुटाने की बात की गई है। छक कर प्रेम लुटाना यानी बेधड़क प्रेम लुटाना, निस्वार्थ प्रेम लुटाना, और निस्वार्थ प्रेम को लुटाने की ही बात कवि ने कविता में कही है। घ, प्रस्तुत कविता में कवि ने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने आने को उल्लास और जाने को आंसू बहकर बह जाना इसलिए बताया गया है क्योंकि बच्चों, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे आसपास के लोग जितने भी होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, बहुत उत्साहित होते हैं। लेकिन वहीं जिस दिन एक इंसान की मृत्यु हो जाती है, उस दिन उसके आसपास के लोग सब दुखी होते हैं, सब रोते हैं और उनके अंदर एक पीड़ा होती है। इसीलिए कवि आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना कहते हैं। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3, दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। चलिए, यानी कि इन पंक्तियों को हमें पूरा करना है कविता से देख के, तो हम करते हैं। का, हम दीवानों की क्या हस्ती। तो इसकी अगली लाइन होगी, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल
वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला। बच्चों, अब हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। हम धूल उड़ाते जहां चले आए, बनकर उल्लास अभी। तो बच्चों, इसकी अगली पंक्ति होगी आए बनकर उल्लास अभी। चलिए अब करते हैं ख। आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे। अब इस पंक्ति की आगे की पंक्तियां बोलेंगे। तुम कैसे आए कहाँ चले। कविता में अगर आप देखेंगे इस पंक्ति के आगे कोई और पंक्ति नहीं है। तो चलते हैं अगली पंक्ति की ओर, यानी ग। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। जग को अपना कुछ दिए चले, दो बात कही दो बात सुनी। अब करते हैं अगली पंक्ति घ। आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो बच्चों, इस पंक्ति के आगे कविता में कोई दूसरी पंक्ति नहीं है। इस तरह हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 4, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। यानी कि सही विकल्प चुन के हमें सही का चिन्ह लगाना है। क। दीवानों की हस्ती कविता के रचयिता कौन है। पहला हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा राम प्रसाद शुक्ला, चौथा हेमचंद्र गोस्वामी। तो सही है भगवती चरण वर्मा। ख। प्रस्तुत कविता में प्रयुक्त हस्ती शब्द का अर्थ बताइए। हैसियत, दीवाना, आबाद या इनमें से कोई नहीं। तो हस्ती शब्द का अर्थ इसमें है दीवाना। ग। किस भार को लेकर कवि चल रहा है। सफलता, असफलता, परिश्रम या आलस्य। तो कवि असफलता का भाव मन में लेकर चल रहा है। घ। दीवाने क्या उड़ाकर चल रहे हैं। पानी, हवा, धूल या इनमें से कोई नहीं। तो दीवाने धूल उड़ाकर चल रहे हैं। ड़। प्रस्तुत कविता में कवि क्या पीकर चल रहा है। सुख दुख के घूंट, स्वच्छंद पानी, असफलता का बोझ या इनमें से कोई नहीं। तो कवि सुख दुख के घूंट पिए चल रहा है। चलिए करते हैं अपना अगला प्रश्न 5। सही मिलान कीजिए। हमें इनको सही से इनके साथ मिलाना है। चलिए। क। दीवानों की हस्ती, मस्ती का आलम, सुख दुख के घूंट, असफलता का भार, बंधन तोड़ चले। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। जरा सोचिए, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 6। रमता जोगी बहता पानी, इस कथन से आप क्या समझते हैं। जरा सोच विचार करके लिखिए। दोस्तों, रमता जोगी बहता पानी एक कहावत है। तो आप इससे क्या समझते हैं। रमता जोगी का मतलब होता है जो निरंतर चलता रहता है, और बहता पानी यानी कि पानी की तरह बहना। वो जोगी
जो निरंतर चलता रहता है, पानी की तरह बहता रहता है। इस कथन से आप क्या समझते हैं, उसी को आपको अपनी एक्टिविटी में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, जरा भाषा पर गौर कीजिए, यानी लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 7, दिए गए रिक्त स्थानों में 5 विदेशी शब्दों को लिखिए जिन्हें आप रोजमर्रा में प्रयोग करते हैं। विदेशी शब्द वे शब्द जो अरबी, फारसी, तुर्की भाषाओं से हिंदी में स्वीकृत हुए हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, जैसे अलमारी, चाकू, डॉक्टर आदि। बच्चों, हमें इसी तरह के शब्द अपने उत्तर में लिखने हैं, जैसे पुलिस, वकील, मशीन, रेडियो। चलिए करते हैं अपना 8वां प्रश्न। दिए गए समस्त पदों का समासिक विग्रह कीजिए। समास परस्पर दो या दो से अधिक शब्दों के संबंध एवं मेल से बने नए शब्द निर्माण को समास कहते हैं, जैसे महात्मा यानी महान है जो आत्मा। उसी तरह हम इन सारे शब्दों को लिखेंगे। आप बीती यानी आप पर बीती। मृगनयनी यानी मृग के समान नयन, यानी विश्व सुंदरी। यथा संभव यानी यथा अनुसार संभव। त्रिवेणी यानी तीन वें हैं जिसके। पंजाब यानी 5 आबों का स्थान। चलिए अब करते हैं अपना 9वां प्रश्न। दिए गए शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तुरंग, घोड़ा, अश्व और है। शिला, शैल, पत्थर, पाषाण। घन, जलधर, मेघ और बादल। खग यानी विहग, पक्षी, पंछी। चलिए करते हैं अपना अगला प्रश्न। जरा प्रश्नात्मक कार्य कीजिए, यानी क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 10, दी गई पंक्तियों का भावार्थ लिखिए, यानी कि इन पंक्तियों का हमें भाव लिखना है। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। यानी कि कवि इसमें कह रहे हैं जो दीवानों की टोली है वो कभी यहाँ चलती है कभी वहाँ जाती है, वो जहाँ भी जाती है धूल उड़ाती हुई जाती है और खुशियाँ बांटते हुए जाती हैं। वो जहाँ भी जाते हैं हर जगह खुशियाँ फैलाते हैं, प्रसन्नता बांटते हैं, ज्ञान बांटते हैं और वो एक जगह नहीं रुकते। वो कभी इस जगह होते हैं और कभी उस जगह होते हैं। और कवि कहते हैं ये मत पूछिए कि वो कहाँ चले और किस लिए चले, बस वो चले अपनी ही धुन में अपनी मंजिल की ओर। तो इसी तरीके से आपको समझ के इन पंक्तियों का भावार्थ लिखना है।
चलिए करते हैं अगला प्रश्न। 11, अपनी ही मस्ती में रहने वाला व्यक्ति जीवन के किन महत्वपूर्ण पक्षों को दर्शाता है? इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। अपनी ही मस्ती में रहने वाला व्यक्ति अपने आजाद ख्यालों को दर्शाता है, उसे किसी तरह का कोई बंधन नहीं बांध पाता, इसी महत्वपूर्ण पक्ष को दर्शाता है और इसी को आपको अपने सहपाठियों के साथ चर्चा करनी है और सबके अलग अलग विचारों को जानना है। चलिए करते हैं अगला प्रश्न। जरा दिमाग लगाइए, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 12, प्रस्तुत कविता हिंदी दीवानों की हस्ती के लेखक भगवती चरण वर्मा हैं। भगवती चरण वर्मा के अलावा कुछ अन्य कवियों का पता लगाइए और उनकी रचनाएं बताइए। यानी कि आपको भगवती चरण वर्मा के अलावा जो और भी कोई कवि है उन कवियों के बारे में पता लगाना है और उनकी कविताओं के नाम इनमें लिखना है। चलिए करते हैं अपना अगला प्रश्न। जीवन कौशल एवं मूल्यपरक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। प्रश्न 13, लक्ष्य को पाने के लिए इंसान को विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किस प्रकार आत्माप्रत होना चाहेंगे? यानी कि बच्चों, जब हमारे जिंदगी में कोई लक्ष्य होता है, कोई गोल होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो हमें आसानी से मिल जाए, हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। कई बार ऐसी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है जो कभी हमने सोची नहीं होती। तो आपके लक्ष्य को पाने के लिए किस तरीके की परिस्थितियों को आपको सामना करना पड़ सकता है और आप किस तरह से अपने आप को उस लक्ष्य के लिए आप आत्माप्रत करेंगे, इसके बारे में आपको लिखना है। यानी कि आपको सब कुछ, अपना ध्यान, अपना मन, अपना दिमाग, सब कुछ अपने लक्ष्य की ओर रखना है। तो किस तरह से आप वो करेंगे, इसी बात का चर्चा आपको इसमें करनी है। तो चलो बच्चों, ये अध्याय हुआ हमारा पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।